विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में शुरू कर रहा हूँ। इसके पहले ये वीडियो में हिंदी में हमको कितना चीज पढ़ना होता है। हम भले आप छोटे क्लास में हो, बड़े क्लास में कैसे क्या क्या पढ़ना है, सेम टू वही होता है। केवल पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि 10 दिन छोड़ देंगे तो अपने जगह पे चला जाएगा। तो हम हिंदी व्याकरण भले आप 0 लेवल शुरू है, पर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। आप जितना भी एग्जाम देंगे उसमें सब पूछा जाएगा। उस स्तर से मैं पढ़ा रहा हूँ कि वीडियो यूट्यूब पे पढ़ा रहेगा, कभी भी कोई देखेगा तो कोई चीज बाहर नहीं जाएगी, चाहे पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आईएएस और पीसीएस हो। ये सब कंपटीशन बेस पे हम आपको व्याकरण को बता रहे हैं। ओके मित्रों, अब हम शुरू करते हैं। पहली चीज होता है हिंदी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। पहली चीज, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। पूछा गया हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हम हिंदी भले बोलते हैं, पर हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी हिंद हिंदुस्तान। हिंदी हिंद और हिंदुस्तान। हिंदी हिंद हिंदुस्तान, यह किसने कहा है? यह प्रताप नारायण मिश्र ने कहा है। पूछा गया है हिंदी हिंद हिंदुस्तान। हिंदी हिंद, हिंदू नहीं, हिंदी हिंद हिंदुस्तान कौन कहा है? प्रताप नारायण मिश्र ने कहा है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब हम आगे देख लेते हैं। अभी क्या पढ़ने चल रहे हैं? व्याकरण। व्याकरण बी धन अ, बी धन अ धन करण, करण बराबर व्याकरण। बी धन अधन करण। बी भी उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। और अ भी उपसर्ग है। उपसर्ग। इस प्रकार से बी अधन करण मिलकर व्याकरण बनता है। बी धन अधन करण मिलकर व्याकरण बनता है। ओके मित्रों, अब हम शुरू करते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग। व्याकरण 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द, और तीसरा है वाक्य। एक एक अक्षरों को, जो स्वर व्यंजक अक्षर होते हैं, अक्षरों को क्या बोलते हैं? वर्ण। जिसका स्वयं का उच्चारण और ध्वनि हो उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। जिसका स्वयं का उच्चारण एवं ध्वनि हो उसको क्या बोलते हैं? उसे वर्ण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वर्ण। जिसका स्वयं का उच्चारण एवं ध्वनि हो उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। अब शब्द क्या है? अब हम देख लेते हैं। वर्ण समझ गए। जिसका स्वयं का उच्चारण एवं ध्वनि हो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्ण हो गया। अब दूसरा चीज देख लेते हैं। पहले हमारा क्या वर्ण, दूसरा शब्द। दो या दो से अधिक शब्द वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को
शब्द कहते हैं जो सार्थक हो, जो सार्थक सार्थक हो, जो सार्थक हो। ऐसा नहीं वर्ण क्या है, जैसे का है। अब एक बार ऊपर देख लें, जिसका स्वयं का उच्चारण या ध्वनि हो क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे का है, का स्वयं का उच्चारण है का, और उसका ध्वनि भी है, आवाज निकल रहा है आ। उदाहरण देख लेते हैं, बा मतलब का से ज्ञा तक, आ से ज्ञा तक जो भी है वर्ण, उसका स्वयं का उच्चारण या ध्वनि है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे दो शब्दों के मेल नहीं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल बोलते हैं, कमल, 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 कमल से हमको प्रतीक होता है कमल का धन, का धन म धन ल। हमको समझ में आ गई ये कमल, कमल है, कमल से एक प्रतीक हो रहा है कि कमल का फूल है। वही चीज अगर सार्थक बोले हैं, जिसका स्वयं का उच्चारण या ध्वनि हो, अब शब्द हो गया हमारा कमल। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं जो सार्थक हो। अभी इसको निरर्थक कैसे बना दे, देखिए म म कल, मकल, मकल क्या है, मकल क्या है, ये सार्थक है, ये निरर्थक है। इस प्रकार से शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक सार्थक होता है और दूसरा दूसरा क्या होता है, निरर्थक, निरर्थक। अब हम आगे चलते हैं, वाक, वाक जो शब्दों के मेल को, जो एक 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 वाक्य पूरा कर दे, एक लय पूरा कर दे। शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जो एक लय पूरा कर दे, उसको क्या कहते हैं, वाक्य। वाक्य कुछ उद्देश्य हो जाता है, कुछ लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। ओके मित्रों, अब इस प्रकार से हमने वर्ड, शब्द और वाक्य देखा। अब हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं। अभी तक क्या देखा, वर्ण, शब्द और वाक्य देखा। अब हम अपने मूल बिंदु पे वर्ण। अब वर्ण है, वर्ण कितने प्रकार का, दो प्रकार का। वर्ण कितने प्रकार का, दो, एक स्वर और व्यंजन। एक स्वर होता है और एक व्यंजन, एक स्वर होता है, एक व्यंजन। अब हिंदी हिंदी भाषा में कुल वर्णमाला की संख्या कितनी है, पहले एक प्रश्न लिख लेते हैं। एक प्रश्न उठता है और पूछा भी गया है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा कुल वर्णों की संख्या क्या है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या क्या है या कितनी है, क्या है या कितनी है। अब कुछ लोग अलग अलग बताते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। कितना है, 52 है। अब हम उसे 52 वर्णों की संख्या को हम आपको बता रहे हैं, जो कंपटीशन बेस पर भी है और वैसे भी है। आप ध्यान से सुने।
जिनमें से 11 स्वर होते हैं, जिनमें से यह है 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर, और 41 व्यंजन। 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। अभी 11 स्वर कौन कौन सा है हम उसको देखते हैं, और 41 व्यंजन कौन कौन सा है उसको देखते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, उ, ऊ। अब एक री होता है, एक री, एक ऐ, एक ऐ, ओ, औ। ये क्या हो गया? 6, 4, 10, 1, 11। ये हमारा क्या हो जाए? स्वर हो गया। स्वर कितना हो गया हमारा? 11। हमारा कितना स्वर हो गया? 11। अब स्वर 11 हो गया, लेकिन मात्रा कितने होते हैं? 10। अब इसे हम मात्रा भी देख लेते हैं। मात्रा कितने होते हैं? 10। मात्रा देख लेते हैं। आक मात्रा, छोटी इक मात्रा, बड़ी इक मात्रा, छोटा उक मात्रा, बड़ा उक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, ओक मात्रा, औक मात्रा, अंक मात्रा और आहक मात्रा। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10। इसको नहीं लिखते हैं, इसको अयोग वाह में लिखते हैं। एक री की मात्रा, आक मात्रा, छोटी उक मात्रा, बड़ी उक मात्रा, छोटा उक मात्रा, बड़ा उक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, ओक मात्रा, औक मात्रा, री की मात्रा। विद्यार्थी मित्रों, आप ये सब सोचते होंगे अंक मात्रा, आहक मात्रा क्यों नहीं लगाए? अंक मात्रा, आहक मात्रा जो है, अंक मात्रा, आहक मात्रा, इसको अयोगवाह कहते हैं हिंदी में। हिंदी में यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इसको क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोग वाह कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह इसलिए कहते हैं, इसका योग ना तो स्वर में है और ना तो व्यंजन में है। और अयोग वाह की संख्या क्या है? 2 है। हिंदी में 2 है, और संस्कृत में पूछा जाए, संस्कृत में अयोग वाह की संख्या 4 होते हैं। ठीक है मित्रों, हम संस्कृत जब पढ़ाएंगे चारों अयोग वाह को बताएंगे। अब हमारा क्या है? इतना क्या है? ये हमारा 10, ये हमारा 10 क्या है? ये हमारा 10 मात्रा हो गया। अब हम स्वर पढ़े, मात्रा पढ़े, अब हम व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन 41 कौन कौन से हैं? अब 41 व्यंजन में का वर्ग को क, ख, ग, घ, अंगा, क, ख, ग, घ, अंगा, और च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग, क, ख, ड, ढ, र, ट वर्ग, क, ख, ड, न, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इसके बाद य, र, ल, व, स, 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 ख, स, स, छ, त्रंग, ज्ञ। अब हमारा कितना हो गया? 5 पचे 25। यहाँ तक कितना हो गया? 25। या रा ला वा सा खा सा, 3, 2, 5, 3, 2, 5, यानी 10, 25, 10, 35, और एक 36। ये क्या हो गया हमारा? मूलधन हो गया। अब इसमें क्या और एक
ड और एक ढ, एक ड और एक ढ, इसके बाद एक सरा और एक अक्षर सरा, तीन ये हो गया। और एक चंद्रबिंदु और एक अंक अंक मात्रा जो जिसको बोलते हैं। ये हमारा सब कितना हो गया? 41 हो गया। कितना हो गया? 41। 36 यहां तक हुआ। 37, 38, 39, 40, 36, इसके बाद 37, 38, 39, 40, 41, यहां तक मिलाकर हमारा 36 हुआ था। इस प्रकार के हमारा कितना हो गया? 41। 41 व्यंजन हो गया। अब हम आगे देखते हैं। एक बार विद्यार्थी मित्रों, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11 स्वर और 41 व्यंजन। फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे। मैंने देखा स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? 41 होते हैं। लेकिन इसका वह अलग अलग रूप कैसे होते हैं, किस प्रकार से किसी भी परीक्षा में, चाहे पुलिस हो, रेलवे है, एसएससी हो, कैसे पूछा जाता। अब स्वर और व्यंजन को स्वर और व्यंजन को अलग अलग रूप में पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है कालमान के आधार पर। कालमान के आधार पर, तीसरा उच्चारण के आधार पर। और चौथा है जीव प्रयोग के आधार पर। जीव प्रयोग के आधार पर और ओष प्रयोग के आधार पर। ओष प्रयोग के आधार पर और मुख विवाह के आधार पर। मुख के विद्यार्थी मित्रों, हमने इसका बताने का कारण है उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कालमान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, ओष प्रयोग के आधार पर, मुख विवरण के आधार पर। क्योंकि हमारे मुंह में जो अलग अलग ज्ञानेंद्रियां हैं उसका अलग अलग कार्य होता है। आ बोलते हैं आ, कंठ से उच्चारण, तो उ बोलते हैं वो ओष्ठ है। सा बोलते हैं दंत होता है। तालुस होता है सा। जैसे इस प्रकार से हमने इसको अलग अलग प्रकार से बता रहा हूं। अब हम इसको देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। पहले क्या है? उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। इसको आप लिख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम स्वर को देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर एक बार बोलने वाला और दो अलग अलग बोलने पर। एक
और दूसरा क्या है, दो अलग स्थान से बोलने पर, दो अलग अलग स्थान से बोलने पर। अब एक आधार पर, जैसे जिसको मूल स्वर बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मूल स्वर। क्या बोलते हैं, मूल स्वर। मूल स्वर कितने हैं, आ ई उ, आ ई उ और री। आ ई उ और री हमारा क्या है, आ ई उ री। ये एक बार बोलने पर, एक स्थान से, क्या है, स्थान इसका क्या है, एक। और मूल स्वर कितने हैं, चार, आ ई उ री। और दो अलग अलग स्थान से बोलने पर, ये किसमें है, स्वर में। दो अलग अलग में, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ स्वर हो जाता है और एक संयुक्त स्वर हो जाता है। एक दीर्घ स्वर हो जाता है और एक संयुक्त स्वर हो जाता है। एक दीर्घ स्वर हो जाता है और दूसरा संयुक्त स्वर हो जाता है। जैसे आ, ई और उ, आ ई उ और री, एक री। ये कितने हैं, ये भी चार है। लेकिन इसको हिंदी में, इसका इसका प्रयोग हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है, और इसका संस्कृत में है। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं है, दो अलग अलग स्थानों से बोलने पर, जैसे आ ई उ और री। और इसमें आ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए होता है, आ धन उ बराबर ओ होता है। आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ए, आ धन उ बराबर औ। इस प्रकार से हमारा ये संयुक्त स्वर हुआ है। कितना हुआ, संयुक्त स्वर हुआ। अब इसका हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे रमेश बोलते हैं रमाधनीश, जैसे रमेश बोलते हैं। अब इसको हम बोले कैसे होता है, नहीं समझ में आता। रमा, रमा धन ईश, क्या हो जाता है, रमेश। जब हम शब्द को पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है ये क्या चीज है, इसी संयुक्त स्वर से ही बना होता है। अगला अलग अलग उसको पदमान खोजते हैं तो हमको मालूम पड़ता है। ये हमारा हो गया दो अलग अलग स्थान से। जैसे आ ई उ री, एक दीर्घ स्वर होता है। और आ बोले अंदर से भी आ रहा, बाहर से भी। ए, देखिए ओठ का भी प्रयोग हो रहा है और अंदर से भी गला का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार हमारा ये प्रयोग होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, कालमान के आधार पर। दूसरा है कालमान के आधार पर। कालमान के आधार पर देखते हैं। कालमान के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कालमान के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है, आ ई उ और री। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है, आ ई उ। और दीर्घ स्वर में क्या आता है, आ ई
ऊ, ई, ऐ, ओ, औ, ओ, औ। अब प्लुत स्वर में क्या क्या आता है? प्लुत स्वर में जैसे आ, ई, उ, री, ये कालमान के आधार पर है कि इनका कितना समय लगता है। ह्रस्व स्वर जिसको बोलते हैं, जिसका उच्चारण काल एक मात्रा का समय लगे, उसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर जिसका उच्चारण दो मात्रा काल का समय लगे, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिसका उच्चारण काल दो मात्रा से अधिक लगे, उसको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। जैसे ओम लिखते हैं, ओम, क्या बोलते हैं? ओम। अब इसमें हमको ज्यादा समय देना पड़ा, ठीक है। आम और अनार, ठीक है। अब इसमें इसका उच्चारण काल एक मात्रा को हो। जैसे कोई भी किताब हम कौन सा मात्रा लगाएं, कौन सा मात्रा लगाएं, हमको जो मालूम नहीं होता है। छोटी मात्रा लग रहा है, छोटा उप मात्रा लग रहा है, बड़ी मात्रा लग रहा है। जब हम उच्चारण अच्छे से करेंगे तभी हम, अगला छोटा बच्चा होगा या बड़ा बच्चा होगा या कोई भी होगा, तभी वो समझ सकता है। अब हम उसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे किताब, 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 इसका उच्चारण काल, कालमान समय क्या है? किताब एक एक उच्चारण काल का। और ये कीमत, 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 यानी कि जो सार्थक और निरर्थक शब्द बताए, वो काम करता है। और जब आप जानेंगे तभी समझ में आएगा। किताब, किताब का उच्चारण काल एक मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए किताब पढ़े। अब कीमत, कीमत दो मात्रा का काल लग रहा है, इसलिए हम बड़ी मात्रा समझ जाएंगे। लेकिन एक कीमत, अगर आप इसी को कीमत लिख दीजिए, कीमत, और इसको कीमत पढ़ो और इसको कीमत पढ़ो, अगर कीमत सार्थक शब्द बन रहा है तो वही हमारा क्या माना जाता है? शब्द सही माना जाता है। और कीमत, भाव तो दोनों मिल रहा है, लेकिन कीमत, कीमत सार्थक शब्द नहीं लग रहा है, इसलिए हम कीमत को सार्थक शब्द मानते हैं और सार्थक शब्द को ही सही माना जाता है। ओके मित्रों, अब हम एक कालमान के आधार पर हो गया। स्वर कालमान के आधार पर ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 3, 6, 7 होते हैं। कितना होते हैं? 7 और 4, और एक ये होता प्लुत स्वर। अब हम फिर कालमान के आधार पर हो गया, अब हम उच्चारण के आधार पर देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी हम ये स्वरय में पढ़ रहे हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर देख रहे हैं। अब उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हमारे अलग अलग उच्चारण होते हैं। कंठ होता है, ताल होता है, नासिका होता है। इस प्रकार से उच्चारण अलग अलग होते हैं। तो हम उच्चारण के आधार पर देख लेते हैं। एक कंठ हो गया, ताल हो गया, और मूर्धा हो गया, मूर्धा हो गया, फिर दंत हो गया, इसके आगे हो गया ओष्ठ हो गया, ओष्ठ हो गया, फिर कंठ ताल हो गया, कंठ ताल हो गया, कंठ ओष्ठ हो गया। कंठ ओष्ठ हो गया। अब देखो इस उच्चारण के आधार पर, अब इसको नंबर कर दे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनको कंठ कौन कौन अक्षर आता है, स्वर जो होता है कंठ से कौन कौन अक्षर बोला जाता है, अब इसको ध्यान रखिए। कंठ से आ और आ बोला जाता है। फिर ताल से ई और ई बोला जाता है। फिर मूर्धा से री बोला जाता है, मूर्धा से री बोला जाता है। अब दंत से कोई स्वर नहीं बोला जाता है, दंत से कोई
भी दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। अब ओठ से उ और उ, ओठ से क्या बोला जाता है? उ उ। अब कंठ ताल से ए ऐ बोला जाता है, कंठ ताल से ए ऐ बोला जाता है। और कंठ ओठ से ओ और औ बोला जाता है, ओ और औ बोला जाता है। विद्यार्थी मित्रों, इस पे अभी प्रश्न में पूछा गया था 8वीं में जो अपने परीक्षा देते हैं उसमें पूछा जाता है कि इसका उच्चारण स्थान जो गुजराती में पूछा गया था और मेल लगाने के लिए बोला गया था। ये प्रश्न लेफ्ट साइड राइट साइड कौन किससे बोला जाता है। जैसे इसको संस्कृत अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, आ का वर्ग हा। अभी हम इसको स्वर को बता रहे हैं, इसीलिए हम इसमें बताए हैं कंठ से आ का होता है। ईच ऐसा नाम तालु। मैं स्वर और व्यंजन को साथ में बता रहा हूँ। जब हम संस्कृत का व्याकरण पढ़ाएंगे तब हम उसमें लिखा देंगे। अभी हमें ये उच्चारण कालमान उच्चारण के आधार पर ये स्वर को भाग बता रहे हैं। ईच ऐसा नाम तालु, ई ऋतु रसाणाम मूर्धा और ऋतु रसाणाम दंता, उपपद्यमानीय नाम ओष्ठा, उदय तो कंठ तालु, उदय तो कंठ ओष्ठा। अब हमको यहाँ याद करना है हिंदी के आधार पे, जो आप संस्कृत में याद नहीं कर पाओगे। कंठ से आ होता है, ताल से ई बोलिए ई ई ई, और मूर्धा से री, और ओठ से उ ए, कंठ तालु से, और ओ कंठ ओठ से। इस प्रकार से हमारा ये तालु दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता। पूछा गया है आ का उच्चारण स्थान या री का उच्चारण स्थान या ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। अब हमारे ये उच्चारण के आधार पर स्वर हो गया। अब हम फिर देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब हम आगे देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब हम देखते हैं अग्रस्वर में क्या कौन सा आता है। ई ई ए ऐ, ये अग्र स्वर में आता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ई ए ऐ क्या आता है? अग्र स्वर। और मध्य स्वर क्या आता है? आ और आ। ये कौन सा है? मध्य स्वर आता है। और उ उ उ उ ओ औ, ओ औ, ये पश्च स्वर में आता है। पश्च स्वर देखिए ओ पीछे से आ रहा है, कंठ के नीचे से नहीं आ रहा। इस प्रकार से हमारा ये जीभ के प्रयोग के आधार पर हो गया अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पूछा जाता है अग्रस्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है, मध्य स्वर। ऐसा नहीं पूछा जाएगा जीभ के प्रयोग के आधार पर। आपको जब पढ़े रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। फिर आगे देख लेते हैं ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ के प्रयोग, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर ओष्ठ के प्रयोग वृत्तमुखी और अर्धवृत्तमुखी। एक होता है वृत्त मुखी और एक होता है अर्ध वृत्त, अर्धवृत्त मुखी।
अर्धवृत्तमुखी। एक वृत्तमुखी होता है और एक अर्धवृत्तमुखी होता है। वृत्तमुखी को क्या बोलते हैं? वर्तुल बोलते हैं। वृत्तमुखी क्या बोलते हैं? वर्तुल बोलते हैं। और अर्धवृत्तमुखी क्या बोलते हैं? अर्धवर्तुल बोलते हैं। अर्ध अर्धवर्तुल बोलते हैं। वर्तुल जिसको पूरा खोल के ना बोला जा सके। वर्तुल जिसको उ उ उ उ इसके बाद ओ औ ओ औ उ ओ ओ औ वृत्तमुखी हो गया। और अर्ध वृत्तमुखी में आ ई ए ऐ। आ ई आ ई ई ए ऐ। आ ई ए ऐ। ये क्या हो गया हमारा? अर्धवृत्तमुखी हो गया। ओके मित्रों, इसमें अब पूछा जा सकता है वृत्तमुखी कौन कौन से स्वर हैं, अर्धवृत्तमुखी कौन कौन से स्वर हैं। देखिए इसमें से यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछा गया है अभी तक। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हम स्वर के भेद को पढ़ा। अब अगले एक वीडियो में हम व्यंजन के भेद को बताएंगे। इसके बाद हम अपने व्याकरण को पढ़ाएंगे। संज्ञा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण एडजेक्टिव एडवर्ब सब पढ़ाएंगे। और जो आपको अभी से पढ़े रहेंगे, जो आप ऊंचे लेवल तक जाएंगे, हर जगह काम देगा। तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः।